वो है इन द कॉन्टेक्स्ट, दिख रहा है क्वेश्चन? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट Yes, एडवांसेस sir. इन ह्यूमन Yes, sir. रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है उसमें हम बात कर रहे हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में अलग अलग तरीके के ट्रांस मेथड्स यूज किए गए हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पहला चॉइस हमारे पास है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय डोनर स्पर्म। ये कल हम लोग शायद क्लास में बात भी कर रहे थे, कल या 1-2 दिन पहले ही आप लोगों के साथ ही शायद बात हो रही थी, जो टेस्ट ट्यूब बेबी की बात हो रही थी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यस सर। आप ही लोगों से बात होती थी, हम बात कर रहे थे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी की, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मेल जो मेल स्पर्म है और फीमेल एग को बाहर निकाल के उसको फर्टिलाइज कराया जाता है लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर में। तो विट्रो जो है, टेस्ट ट्यूब बेबी को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। वो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बाहर किया जाता है उसके बाद। तो क्या ये इससे संबंधित है? दूसरा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग, ठीक है, जो स्पर्म्स पैदा हो रहे हैं उनसे संबंधित है। स्टेम सेल एक कंसेप्ट है जिसमें हम किसी एक व्यक्ति के जो बेसिक सेल है उससे फंक्शनल एम्ब्रियो बना सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही इंसान के जो रूट सेल होते हैं, हम सबके कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ऐसे सेल्स होते हैं, जब बाद में सेल्स टिश्यूज में डेवलप होते हैं तो फर्दर फर्दर क्या बोलते हैं उसकी टर्म यूज करते हैं, क्लासिफाई या डाइवर्सिफाई। मतलब वो फर्दर एक डायरेक्शन में, जैसे हमारे शरीर में जितने सेल्स हैं, हमारे शरीर के अलग अलग सेल्स अलग अलग हैं। मसल्स के टिश्यूज में मसल सेल्स हैं, कार्डिक मसल्स में अलग तरीके के सेल्स हैं, ब्लड में अलग तरीके के सेल्स हैं, ब्रेन में अलग तरीके के सेल्स हैं। तो शरीर में हमारे जितने ऑर्गन्स हैं उनके अंदर, और उनके अंदर भी अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, स्किन के सेल्स, पर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यू हैं, ये अल्टीमेटली एक ही सेल से क्रिएट हुए हैं। एक बेसिक लेवल का एम्ब्रियो होता है, वहीं से बनते हैं, ठीक है। ये डाइवर्सिफाई होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है। उस सेल को स्टेम सेल, मतलब जहां से हम ओरिजिन हो रहे हैं, स्टेम हो रहे हैं, तो उसके लिए भी एक रिसर्च है, स्टेम सेल रिसर्च, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। तो उन स्टेम सेल से, इन स्टेम सेल्स को अगर हम सेव करके रख ले, जैसे एक इनका यूज जो है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का, वो ये भी है कि बहुत बार हम लोगों को ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को, किसी को किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किसी को किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता इंसान को पड़ती है। और ट्रांसप्लांट में जब अंग प्रत्यारोपित, जैसे दूसरा अंग लगेगा किसी का, जो चैलेंज होता है उस ऑर्गन को ढूंढना, ठीक है। बहुत सारे लोग किडनी के लिए पैसा भी खर्च करते हैं, उसके बावजूद उन्हें डोनर नहीं मिल पाता है ट्रांसप्लांटेशन करने के। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है अंग प्रत्यारोपित करना, अंग प्रत्यारोपण, ठीक है। अंग प्रत्यारोपण, इस काम को करने के लिए ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, किया जाता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एक भारी चैलेंज है रिजेक्शन का, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा किसी के परिचय में होंगे या थोड़ा सा मेडिकल साइंस को समझते होंगे, तो जब हम किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि वो दूसरे का ऑर्गन है,
हमारी बॉडी में बहुत सी खूबी है, वो फौरन विदेश मतलब बाहरी तत्व को तुरंत पहचान लेती है, तो उसको रिजेक्ट करती है। तो उसको बचाने के लिए हम ये स्टेम सेल्स का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल उसी व्यक्ति के खुद के अपने सेल होते हैं, तो वहां से जो टिश्यू बनेगा, तो इन टिश्यूज को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाके बढ़ा सकते हैं। ये एक तरीके की रिसर्च है जिसको हम स्टेम सेल रिसर्च कहते हैं। खैर अभी हम उन सब पर नहीं जाते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियां हैं वो बच्चों में ना हो, तो ये जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर है ये किससे संबंधित है? ये इसका आंसर डी से है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को ये घबराने की जरूरत नहीं कि नहीं हमें सवाल शायद नहीं आ रहा होगा, कि समझ भी ना आए, पर इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो बायोलॉजी का ये वाला हिस्सा जो हमारे जीवन से डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है, मतलब इनफैक्ट जैसे ये इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत सारे जो इनफर्टिलिटी के फैमिलीज होती हैं, जिन परिवारों में नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग, ये इसने खुद क्रिएट किया हुआ है। स्टेम सेल रिसर्च हमारे लिए आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है, क्योंकि ये हमारे को जीवन को बायोलॉजी की के हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को आसान कर सकती है। और इसी प्रकार से ये न्यूक्लियर ट्रांसफर है, जिसमें हमारे अंदर जो कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होती हैं उनसे बचाने के लिए। तो अभी हम केवल ये समझें कि हमें बायोलॉजी पढ़नी है, पर कौन सा हिस्सा पढ़ना है? जो हमारे डे टू डे लाइफ में रिलेवेंट है और जो लेटेस्ट है, रीसेंट है। ऐसा नहीं कि हम बहुत पुरानी चीजों ये ट्रांसफर के मामले में इस समय में कुछ एक नई रिसर्च आई है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक पुरानी टेक्निक है जो आज से करीब 30-40 साल पहले ढूंढी गई थी, ठीक है। पर उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पर वो ऑप्शन रखी है। और जो ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर है, इसे रिसेंट टाइम में रिसर्च हुई। इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक और पढ़ने का तरीका भी हो सकता है, मैं आप लोगों के साथ करूंगा अभी वो, कि रीसेंट टाइम के जो नोबेल प्राइजेस मिलते, नोबेल प्राइज साइंस की डिफरेंट शाखाओं में मिलते रहते हैं। तो जो भी नोबेल प्राइज मिले रहते हैं पिछले 2-3 साल के, इवन इकोनॉमिक्स में भी, ठीक है, फिजिक्स के मतलब जितने ये विषयों में और इसमें इकोनॉमिक्स में भी, हमें नोबेल प्राइज किसको मिला है और किस विषय के लिए मिला है, उसने क्या खोज की, इसके लिए जो है हमें जरूर पढ़ना चाहिए। उनमें से भी कई बार जो है यूपीएससी में डायरेक्ट सवाल आए रहते हैं कि जो नोबेल प्राइज में जिस तरीके की रिसर्च की, जैसे लेटेस्ट रिसर्च होगी, तो वो रिसर्च जिस भी व्यक्ति ने नहीं की है, उस विषय से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित सवाल नहीं आते हैं, पर विषय से संबंधित सवाल हमारे पास यूपीएससी में आएंगे। जिसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगला सवाल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। आज के समय में हर ओर हर तरफ आपको ये शब्द सुनने को मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। परंतु ये क्या होता है, इसमें हम कैसे कैसे चीजें बदल सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भ्रांतियां हैं। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को के ऊपर ये सवाल आया हुआ है। हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन ये संबंधित है हमारे जो डाटा के ट्रांसफर से, ठीक है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर से मतलब हम जब डाटा का ट्रांसफर करते हैं, तो डाटा के ट्रांसफर में जो लाइट का ट्रांसमिशन है, ऑप्टिकल फाइबर आप लोग सभी जानते होंगे, तो ये उससे संबंधित है। तो जो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन होता है वो उस पर सवाल आया हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर सवाल आया हुआ है। ये सब वो एरियाज हैं जो हमने पिछली बार क्लास में करे थे। नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब, नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें लगातार सवाल आ रहा है।
ठीक है, ये इस सवाल का टॉपिक है। हाँ, ये ड्रोन्स पे सवाल है। ठीक है, ड्रोन हमारे आज के समय में कितने यूजफुल हो गए हैं। हर जगह हमें ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, शादी ब्याह से लेके फसलों को कीटनाशक दवाइयां डालने से, तो तमाम तरीके के ड्रोन्स हैं। तो ड्रोन्स के ऊपर ये सवाल आया हुआ है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी पर जो हम भेज रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट पर, ठीक, इस पर ये सवाल आया हुआ है। ये सवाल है, ये भी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल है। ठीक है, जो ये भी उसी जीनोम और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से, तो लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पर इससे संबंधित न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन से संबंधित ये सवाल आया हुआ है। की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हैं, क्योंकि ये डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उससे संबंधित सवाल है। ठीक, ये सवाल हमारा आया हुआ है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी रश कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव अभी केवल यहाँ पर ये है कि हम लोग एक फील लें कि हमारे सवाल कैसे आएंगे। आप लोग पेपर क्लास के बाद आराम से इसको पढ़िएगा, इन क्वेश्चंस को ही फोकस करिए, एक एक क्वेश्चन को, और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आप कितना कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। वैसे भी आज की क्लास ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। तो हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरियाज है, वो अगर हमें ढूंढने हैं कि हमारे यूपीएससी में सवाल कहाँ से आते हैं। और पिछली बार मुझे लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटिवली सिंपलर था, बाकी सालों से ज्यादा ज्यादा प्रिडिक्टेबल था। ये जितने हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस, ज्यादातर एरियाज हमने यहाँ एक साथ किए थे। ठीक है, मिलके क्लास में हमने जो रिवीजन क्लास की थी, उसमें ये सब एरियाज हमने डिस्कस किए थे। Which of the following statement are general difference between plant and animal cells? ये बेसिक बायोलॉजी से संबंधित सवाल है, बेसिक बायोलॉजी से। और मैं ये आप लोगों से बोलूंगा कि यदि आप लोग समय निकाल सकें तो एक बार बेसिक बायोलॉजी जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, बुनियादी बायोलॉजी, सेल की प्रकृति क्या होती है, डिफरेंट टाइप के सेल, और ह्यूमन बायोलॉजी को कंटेक्स्ट में लेते हुए अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। तो 2 साल की आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ लीजिए, उससे आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छा ना हो तो, अगर अच्छा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हेलो, हाँ, हो गया, ओके, एक मिनट, ठीक, नहीं अभी अच्छा आया, ठीक, यस, अभी मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। हेलो, ठीक, यस सर आ रही। चलिए, हमारा नेटवर्क सही हो गया तो मैसेज आया तो आ रही है सर। ओके, गुड। ओके, फिर हमारा है बेंजीन पॉल्यूशन पर ये सवाल। अगला सवाल बेंजीन पॉल्यूशन पर है। तो ये हमारे 8-10 सवाल है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कर लेंगे। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो बात ध्यान रखने की है वो यही है कि एक स्पेसिफिक एरिया है, और अगर हम स्पेसिफिक एरिया को इसको कर लें तो इसमें से मतलब अगर 10 सवाल हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं और हम लेटेस्ट एडवांसमेंट पढ़ लें तो हम इन एरियाज को कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जिन एरिया से सवाल आते हैं वो हम एक बार नोट कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से हमारे को क्वेश्चंस आएंगे। तो जो चीजें हमें पढ़नी है जहाँ जहाँ से, तो आपको जब भी ये चीजें पढ़ेंगे तो याद रखिएगा। नंबर 1, बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सवाल आते हैं। जैसे हमारा पहला ही सवाल था, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित था। ठीक है, देन बायोटेक्नोलॉजी के बाद स्पेस टेक्नोलॉजी,
अगर मैं इसमें कोई चीज भूल जाऊं तो काइंडली मुझे याद दिला दीजिएगा। नैनो टेक्नोलॉजी इस नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट हो गया स्पेस में, नैनो और चलो इसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को एक साथ कर देता हूँ। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और क्या क्या रह गया? कोई और topic मैं भूल रहा हूँ, कोई मुझे ऐड करना चाहेगा, हेल्प करना चाहेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इसमें आ जाएगा डिजिटल एडवांसमेंट में। मैं ये ब्रॉड हेडिंग्स बता रहा हूँ कि ब्रॉड हेडिंग्स में हमें क्या क्या एरिया, क्या क्या सवाल पढ़ लेने हैं। कोई मैं मिस कर रहा हूँ क्या? तो पूरा एरिया ही मैं मिस कर रहा हूँ, वो मुझे बता दीजिए। एग्रीकल्चरल साइंस, हाँ एग्रीकल्चर, ये हमें जरूर कर लेना सर चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी सर जो होते हैं वो लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे। ये इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर साइंस। इस बार हम लोग जो है डिजीज और इससे सवाल एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें, डिजीज एंड पैंडेमिक से। डिजीज एंड पैंडेमिक, इसी में वैक्सीनेशन भी जोड़ लेते हैं, याद से रख लेते हैं। इस बार डिजीज पैंडेमिक इन पर सवाल, पैथोलॉजी किस तरह से बीमारियां फैलती हैं, इन पर हमारे को जरूर सवाल आएगा। और कोई एरिया जो हमें नहीं याद आ रहा? ठीक है, हाँ जी। एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी को हम यहाँ ना भी डील करें, हम वहां पर ज्यादा डील कर लेंगे इकोलॉजी में, क्योंकि एनवायरमेंट, चलो मैं लिख लेता हूँ फिर भी, एनवायरमेंटल, क्योंकि इकोलॉजी एक अपने आप में पूरा विषय हो जाता है और एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा एडवांसमेंट तो है नहीं। ये और कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पर भी सवाल आएगा। टेस्ला क्या कर रहा है, ठीक है, इस पर व्हीकल जरूर, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सवाल आएगा। साइबर सिक्योरिटी आ जाएगा। साइबर सिक्योरिटी ले लेता हूँ, वैसे डिजिटल मैं सोच रहा था, फिर भी साइबर सिक्योरिटी ले लेता हूँ, ठीक है। पेमेंट, डिजिटल पेमेंट्स, पेमेंट मोड्स, और कोई चीज, ठीक है। तो ये हमारे ब्रॉड एरियाज हो सकते हैं जहां से हमें यहाँ इसमें सवाल आएंगे, ठीक है। हमें इन सब एरियाज को ध्यान रखना है, समझना है। सारा साइंस, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरा साइंस बेसिक लेवल से पढ़ना है। और पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, कर ले कोई तो बहुत ही उसमें तो तारीफ की बात है। परंतु यदि हम नहीं भी कर पा रहे, तो इन ब्रॉड एरियाज में, और इन ब्रॉड एरियाज में जो रीसेंट टाइम में डेवलपमेंट हुआ है, जैसे अगर बायोटेक्नोलॉजी की ही बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत विस्तृत विषय हो जाएगा, पर इसमें हमें नैरो डाउन करना पड़ेगा। और नैरो डाउन करने के लिए हमें रीसेंट एडवांसेस को समझना होगा कि अभी के 5 सालों में, लास्ट के 5 सालों में क्या क्या नई नई चीजें खोज हुई हैं। ये हमारा इसमें आउटलुक रहना चाहिए। स्पेस टेक्नोलॉजी, सिमिलरली नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी की हम कम बात करते हैं, बहुत लोग शायद इसको जानते भी ना हो कि होती क्या है।
तो ये कुछ रीसेंट एडवांसमेंट है, इन पर हमें नजर रखनी है। ये हमारे लिए, और ये वो एक एरिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बहुत फोकस होता है, और इसमें से मतलब अगर हम अच्छा कर जाएं, जैसे करंट अफेयर्स क्या है, मुझे बहुत थोड़ा रिस्की टाइप का लगता है। करंट अफेयर में हम कितना भी टाइम लगाएं उसके कोई था नहीं है, कितना भी हम उसे पढ़ते रहें उसका कोई एंड नहीं, वो मुझे एंडलेस दिखता है। जबकि ये विषय जैसे मुझे दिखते हैं, जैसे इकोनॉमी मुझे बहुत अच्छा विषय दिखता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझे अच्छा लगता है, मॉडर्न इंडिया पर जो क्वेश्चन आते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, पॉलिटी में, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो प्रिडिक्टेबल है, जिनमें मतलब कम से कम मुझे पता है कि ये वाली किताब या ये 2 किताब पढ़ लूँ, ये एरियाज में मैं मेहनत कर लूँ तो ये शायद मैं सवाल कर दूंगा। परंतु करंट अफेयर की तो आप कोई लिमिट नहीं है, वो कहाँ से पूछेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अब आपने वो पढ़ दिया, पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा बस आप फिर उसमें वो हो गए। और कुल मिला के देखा जाए तो इन सब सब्जेक्टों को मिला लिया जाए तो उसके बाद कुछ ही एरियाज ऐसे रह जाते हैं करंट अफेयर्स में जो कवर नहीं होते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए अलग से कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम इन सारी चीज़ें, हम गवर्नमेंट की स्कीम्स को ठीक से पढ़ लें, हम इकोनॉमी को बेसिकली कंसेप्ट को समझ लें, साइंस की इन सारी चीज़ों को पढ़ लें जो रिसेंट चीज़ें हैं, तो हमारे लिए जो है करंट अफेयर वो बहुत रिलेटिवली तो बहुत सरल हो जाता है। मतलब क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अगर आप टोटल 100 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उसके लिए अगर हम उन 20 क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है उन 20 क्वेश्चन को करने के चक्कर में हम 80 क्वेश्चन अपने मिस कर दें। हम अगर इन 80 क्वेश्चन को टारगेट करें कि ये मेरे 80 हो जाए, और इन 80 में से मैं 75% की सक्सेस रेट मान लूं, ठीक है, तो मुझे 60 क्वेश्चन 80 में से 60 सही हो जाते हैं। 60 सही होने पर मुझे कितने नंबर मिल जाएंगे, और मेरे 20 गलत हो जाएंगे तो मेरे 5 क्वेश्चन जो है कम हो जाएंगे, टोटल मेरे 55 हो जाएंगे सही। 55% मेरे मार्क्स आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर, ठीक ठाक स्कोर है प्रीलिम्स को क्रॉस करने के लिए। तो मेरा ये मेरी अपनी व्यक्तिगत स्ट्रेटेजी यही रहेगी, बाकी आप लोग करें, मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि लेट्स फोकस ऑन दोज 80 क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ 20 क्वेश्चन। वो जो बाकी के 20 बच जाते हैं, अगर 100 के 100 करने के चक्कर में हम लगेंगे तो शायद हम कुछ भी ना कर पाए। तो हर एक स्टूडेंट अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाए कि भाई मैं एक 80 क्वेश्चंस को करूंगा अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन ना समझ आए उनको हम छोड़ भी सकते हैं, पर उन 80 क्वेश्चंस में मेरा जो है सक्सेस रेट अच्छा होना चाहिए, करीब 75% तक का मेरा सक्सेस रेट हो गया तो मैं जो है मैं पास हो जाऊंगा, और मैं फिर प्रीलिम्स करने के बाद फिर मैं अगली कड़ी में आ जाऊंगा। और मैं बार बार फिर वही दोहराता रहूंगा कि अगर आपने प्रीलिम्स कर लिया, प्रीलिम्स को बहुत 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 सीरियस लेने की जरूरत है। प्रीलिम्स को हम बहुत बार सीरियसली नहीं लेते, या बीच में हम थोड़ा सा डगमग होने लग जाते हैं। तो प्रीलिम्स को हम जब सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपको सक्सेसफुल होना है सिविल सर्विसेज में तो सबसे पहला काम करिए, किसी तरीके से प्रीलिम्स क्रैक करिए। और मतलब ऐसे नहीं तुक्के से क्रैक करना है, मतलब आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया तो बाकी का एग्जाम उसी के ऊपर बेस्ड है। प्रीलिम्स में जो हमने जो कुछ सीखा, हमें मेंस में डर लग सकता है, पर मेंस में इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रीलिम्स में अच्छी तैयारी की है, आपको चीजें आती हैं, तो आप फिर उनको लिख पाओगे। तो अगर आपने वो एग्जाम का सिस्टम बनाया ही इस तरह से जाता है कि भाई प्रीलिम्स में आपको ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए, हो सकता है भाई कुछ बच्चे ऐसे हों जिनकी, जब इतने सारे लाखों बच्चे देते हैं तो कुछ बच्चे जो है गलती से भी तुक्के से भी पास हो जाते हैं। तो वो जो बच्चे जो तुक्के से पास हुए हैं उनको बाहर निकालने का सिस्टम मेंस में होता है कि भाई अगर कोई तुक्के से पास हो भी गया है तो वो मेंस में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वहां आपको आंसर लिखने हैं, वहां आपको ये सब चीज आनी चाहिए। वहां आप तुक्के नहीं लगा सकते कि ABCD कुछ भी लगा दिया, तो वहां हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, तो हमें वो चीजें आनी चाहिए। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, हम इसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं ये नोट्स अभी फाइनल नहीं किए, मैं उसमें डाल दूंगा,
नेट पर, वेबसाइट पर। अभी मैं इसे थोड़ा सा फाइनल कर लेता हूँ। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी में जो जो रीसेंट चीजें हुई हैं, रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सब एक रीसेंट डेवलपमेंट है डीएनए टेक्नोलॉजी बिल, ठीक है। एक डीएनए टेक्नोलॉजी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 2019 में, ठीक है। डीएनए टेक्नोलॉजी बिल। और इस बिल का उद्देश्य है कि हम जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, जब हम उससे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, ठीक है। तो डीएनए टेक्नोलॉजी बिल हमारे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, मेरे ख्याल से पास नहीं हुआ है, अभी तक पास नहीं हुआ है। तो इसका उद्देश्य ये है क्योंकि आज के समय में डीएनए पर और इन स्टेम सेल्स पर बहुत सारी रिसर्च एक साथ चल रही हैं, और इन रिसर्च के कई सारे एथिकल और मॉरल एस्पेक्ट्स हैं। कई इसके दूरगामी और खतरनाक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, क्योंकि डीएनए में हम जब मैनिपुलेट कर रहे हैं तो बहुत बेसिक लेवल पर जो हमारे जीवन की मूलभूत संरचना है उसको हम अफेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर गलती करने का हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि यदि हमने किसी के डीएनए में छेड़छाड़ की किसी के, और वो मान लीजिए गलत दिशा में चला गया, तो वो जो मतलब लाइफ पैदा होगी, उस लाइफ के लिए वो जीवन बहुत कष्टकर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एपिसोड डॉली नाम की एक शीप का था, जो पहली क्या बनी थी, कौन सा सेल था, क्लोनशिप क्लोन शीप, क्लोनशिप क्लोन किया गया था, पर वो बाद में उसको कई सारी बीमारी हुई। तो जब हम इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनके कुछ दूसरे तरीके के एथिकल इश्यूज भी खड़े होते हैं, कई सारे प्रभाव होते हैं। वो जो शीप जिनकी जानकारी में ना हो, वो शीप एक ही सेल से, नॉर्मली जो प्रकृति ने नेचुरल सिस्टम बनाया है वो ये बनाया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हम कुछ जीन्स अपने मदर और कुछ फादर से लेते हैं, हर एक जीव, ठीक है, अपने पेरेंट्स से वो अपने जीन्स को लेता है और उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है, और उससे वो एक नया जीव पैदा होता है, नई लाइफ पैदा होती है। परंतु यहाँ पर साइंटिस्टों ने जो क्लोन का कॉन्सेप्ट है, क्लोनिंग में साइंटिस्टों ने ये कोशिश की थी कि हम एक ऐसा जीव बनाए, क्लोन बनाए, जो एक ही सेल अपने आप से ही पैदा हो। इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज ये होगा, एडवांटेज इसे इस तरह से देख सकते हैं कि हम अपनी ही प्रतिकृति, बिल्कुल अपने जैसा ही एक दूसरा इंसान बना दें, क्लोन से क्लोन कर दें। आप लोग क्लोन शब्द उम्मीद है समझते होंगे। तो क्लोन इसी तरह से वो शीप पर ही एक्सपेरिमेंट किया गया था, और शीप इस एक्सपेरिमेंट में बनाएगी, बाद में उसको कुछ बीमारियां हुई और उसकी समय से पहले, जो नॉर्मल उसकी लाइफ होती है शीप की, उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके के बड़े सारे प्रभाव जो है हमारे इस पर पड़ सकते हैं। ये एक खतरा हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने एक्सपेरिमेंट हैं, और बेसिक लेवल के जो जैसे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, या डीएनए पर कई सारी रिसर्च चल रही है। अभी हमने प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात की थी, ठीक है। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर जब हम करेंगे तो उसमें कई बीमारियों के, दूसरी नई बीमारियों के होने का खतरा है। तो डीएनए होता क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये ध्यान रखना है हमें कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, पर जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक हमें अच्छे से समझ कर पढ़ना है, वो हमें सुपरफिशियली नहीं पढ़ना है, उसको समझना है। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा हूँ तो फिर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से समझना है कि आखिर होता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वही जो सवाल हमारे हैं, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये सब चीजों को हमें
पढ़ना है, ये हमारी पढ़ने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तब उसे गहराई से पढ़ें। अभी हम वैक्सीनेशन की बात करें तो हम ये नहीं कि कोरोना के लिए कौन सी 2 वैक्सीन लगती हैं, जो कोविशील्ड लगती है और वैक्सीन जो भी लगती है, ठीक है। ये ऐसे नाम याद करने से काम नहीं चलेगा। वैक्सीनेशन होता क्या है, वैक्सीनेशन कैसे किया जाता है, वैक्सीनेशन जो वैक्सीन बनाई जाती है उनमें किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी है, जो किल्ड वैक्सीन है वो क्या है, जो लाइव वैक्सीन है वो कौन सी है, पहली वैक्सीन कब बनी थी, उसके बाद में कौन कौन से तरीके की अलग अलग वैक्सीन अवेलेबल हैं जो अलग अलग बीमारियों के लिए लड़ रही हैं, उनके में क्या क्या अंतर है, आज के समय में वैक्सीनेशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं, वैक्सीनेशन करने में क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। जैसे अभी हमने कोरोना में देखा, जो फील्ड ट्रायल्स की बात हो रही थी भाई कि वो हम किसी को वैक्सीन किसी ने बना दी, हम उसे कैसे किसी के ऊपर लगा दें, ठीक है। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है, कौन इसको अप्रूव करता है वैक्सीन को। तो जब हम वैक्सीनेशन पढ़े तो फिर हमें वैक्सीन को पूरे अच्छे तरीके से एंड टू एंड जो ह्यूमन लाइफ में जहां भी वो उसका रिलेवेंस है उसे पढ़ना है। तो ये हमारी एक अप्रोच साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रहेगी। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली ही हम पढ़ेंगे। तो मैं भी आपको करूंगा, पर यहाँ पर मैं इसलिए इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ऐसा मत सोचिएगा कि अगर मैंने कुछ पढ़ा दिया आप इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। दैट इज नॉट करेक्ट। मैं आपको इनिशिएट करना है। देखो, गुरु का काम इनिशिएट करने का होता है, ठीक है। वो आपको इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है, आगे आपको खुद बढ़ना होता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज पढ़ा दी, अब आप कहें सर आपने जो पढ़ाया था वो तो मैंने पढ़ लिया था, उसके आगे नहीं कुछ पढ़ा, पेपर में तो इससे ज्यादा कुछ आ गया। वो आएगा ही निश्चित रूप से। मेरा काम इस क्लास में, इस 1.5 घंटे की क्लास में आपको एक ओवरव्यू देना और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, ये है कि हम डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो आखिर डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। पर ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये मैं हम पहले भी बोलता रहा हूँ कि हम उसकी सर मैंने क्लास की थी तो अब मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा। वो नहीं होगा, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास के बाद आपसे ये उम्मीद है कि आप 10 घंटे और पढ़ेंगे। 1.5 घंटे की क्लास में केवल आपको बेसिक डायरेक्शन, दिशा बताई जाएगी कि भाई ये रास्ता आपको पकड़ना है। उस रास्ते में क्या क्या चीजें चैलेंजेस आएंगे उनको ब्रीफ में बताने की कोशिश हो सकती है। बस उस रास्ते पर चलना, एक्चुअली उसमें जाना, उस पर आगे बढ़ना, वो आपका काम है। तो इसको आप लोग सब ध्यान रखिएगा। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। अच्छा, हमारा जो डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का नहीं, एक ही प्रकार का होता है, परंतु 2 जगह होता है। ये न्यूक्लियस में, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस नाम की चीज होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी अभी हमने थोड़ी देर पहले जो सवाल पढ़ रहे थे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का, वो इसी से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रियम में ये 2 जो है जगह पर डीएनए रहता है। न्यूक्लियर डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। उम्मीद है सभी को सेल का स्ट्रक्चर याद होगा। अगर नहीं किसी को याद है तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है साइड में। ये हमारा सेल है। हमारे शरीर में ऐसे बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और हम सब लोग जो लाइफ है, जीवन है, उसका बेसिक यूनिट, किसी भी जीव का बेसिक यूनिट ये सेल है। ये जो सेल होता है, सेल के अंदर में सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में हमारा ये डीएनए रहता है ना। यहाँ पर ये हमारा डीएनए रहता है। इसके ये साइड में ये जो चीज है ये है माइटोकॉन्ड्रियम, एक बॉडी होती है। और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए, थोड़ा सा न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रियम में होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का चीज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के बाहर का जो फ्लूइड होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा इसमें लाइसोसोम होते हैं,
राइबोसोम होते हैं, गोल्गी apparatus, ठीक है, गोल्गी apparatus, और ये इसके जो सबसे बाहर इसकी लेयर होती है ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी हो सकती है, कुछ जीवों में सेल वॉल होती है, कुछ जीवों में सेल वॉल नहीं होती, परंतु ये कुछ बेसिक हिस्से हैं किसी भी सेल के, ठीक है, जो हमारे हम जिनसे बने हुए छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेल्स है, ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं और कुछ माइक्रोमीटर्स में जाते हैं। तो उनके जो विभिन्न हिस्से हैं, एक न्यूक्लियस है, उसमें माइटोकॉन्ड्रियम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स हैं, गोल्गी apparatus है, और साइटोप्लाज्म जो बाकी सारा। तो मुख्यतः न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में इसमें इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए है वो दो जगह पर है, न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमारा न्यूक्लियस का एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये भी देख लेते हैं कि क्या होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए। ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये ले लेते हैं एक इमेज में, ये हमारा डीएनए है, और इसको डबल हेलिक्स, ये बेसिकली कुछ नाइट्रोजनस बेस हैं जिनके नाम अभी हम याद करेंगे, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड वन मोर थाइमिन, ठीक है। तो इन चार बेसिस से मिलके बना होता है और इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। दो देखिए, दो स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं, एक लाइन ये चल रही है, दो लाइन, ठीक है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें दो एक साथ लेयर्स होती हैं, दो मतलब पैरेलल चलने वाली, जैसे ये पैरेलल सीढ़ी की नुमा, जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी में दो उसके बांस लगे होते हैं दोनों साइड में और बीच में वो जुड़े रहते हैं। ये एक ऐसी सीढ़ी है जो गोल गोल घूमती भी है, ठीक है, ये ट्विस्ट भी है, ये सीधी सीधी सीढ़ी नहीं है। तो ये डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इंसान के और हमारे जो हमारा जो कोर हेरिडिटी मटेरियल जिससे हम अपनी आनुवांशिकी को तय करते हैं, ठीक है, हम अपने गुण, हम जैसे भी बने हैं वो बनने में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो हमारा डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए ही निर्धारित करता है कि हम क्या बनेंगे, ठीक है। हमारे शरीर में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। वैसे आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ सब बेसिक बातें पता होंगी, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। 23 क्रोमोसोम्स होते हैं इंसान के अंदर में, बाकी जीवों के अंदर में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स, हाँ यहाँ पे ये याद रखेंगे कि क्रोमोसोम जोड़े में ही रहते हैं, क्रोमोसोम जोड़े में आते हैं क्योंकि वो एक पेरेंट से एक क्रोमोसोम, दूसरे से दूसरा क्रोमोसोम, ये इस तरीके से काम करते हैं। इनके 4 केमिकल बेसिस हैं जिनके नाम है एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, मैंने अभी आप लोगों को बताया। इंसान के डीएनए में करीब 3 बिलियन बेसिस हैं, यानी कि 3 बिलियन ये एडेनाइन, ग्वानिन, ये बेस हैं, 4 बेस होते हैं हमारे, और इन इस तरीके के इन चारों में से कोई से 3 बिलियन बेसिस होंगे। और हम सभी जीव जो है 99% हमारे जो बेसिस हैं, जो बेस है, जो ये सीक्वेंस है, ये लगभग सब में सेम है। इवन छोटे जानवरों में भी, मतलब लोअर उसमें भी हमारे 95% तक हमारा जो डीएनए है, हमारे डीएनए में बैक्टीरिया का डीएनए भी होगा। अगर हम बैक्टीरिया का डीएनए और ह्यूमन डीएनए को कंपेयर करें तो उसमें भी एक बहुत सिमिलैरिटी दिखाई देती है। दैट सजेस्ट कि हम सबका जो ओरिजिन है, हम सब जो पैदा हुए हैं वो एक ही चीज से पैदा हुए हैं, ठीक है। बैक्टीरिया और ह्यूमन हम लोग हो सकता है एक दूसरे को दुश्मन माने हैं, परंतु हम सब एक ही चीज से पैदा हुए हैं। तो अभी हम इंसानों की बात करते हैं, अगर हम इसको देखें तो जीवन सभी एक जैसा ही है, जिसका स्रोत ओरिजिन कॉमन है, एक ही है। डीएनए की अपनी प्रॉपर्टी है कि ये रेप्लिकेट कर सकता है अपने आप को,
अपनी जैसी कॉपीज बना सकता है। और ये कॉपी कब यूज होती हैं? रिप्रोडक्शन के समय पर ये जो कॉपीज होती हैं, इसको रेप्लिकेट करने की पावर्स होती हैं, ये इस्तेमाल होती हैं। अब जो हमारा बिल है, तो ये हो गई डीएनए की छोटी सी कहानी की आखिर डीएनए चीज क्या है और ये डीएनए पर बिल लाने की जरूरत क्या है। तो हमारा जो डीएनए का जो बिल है, डीएनए में एक और चीज भी यहाँ पर याद कर लेंगे, एक हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। में आगे पढ़ा दूंगा आपको कि वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, वो पर उसे अपनी लिस्ट में डाल लीजिएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये जो मैंने लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस लिस्ट को नोट कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि यदि मैं किसी चीज को मिस कर जाऊं किसी कारण से, तो आप मुझे याद करा दीजिएगा कि सर ये वाला टॉपिक है क्या। ठीक है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी कि आप लोग बता देंगे कि सर ये वाला टॉपिक अभी हमने नहीं किया, तो मैं उसे प्रिपेयर करके अकॉर्डिंगली आपके साथ फिर कर लूंगा। तो हम डीएनए की अभी बात कर रहे हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी बिल की। तो हमारा जो डीएनए का जो ये प्रोविजन दे रहा है कि हम कैसे कैसे ये डीएनए का डाटा, ठीक है, इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक, किस किस जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है डीएनए का जो डाटा। आज के समय में हमने जीनोम एक्टिविटी से जो है सारा डाटा जीन का वो इकट्ठा किया हुआ है। हम ये डीएनए टेस्टिंग जो है किस किस सूरत में कर सकते हैं? केवल जो आईपीसी 1960, आईपीसी कब बना था? 1960 में। ठीक है, सीआरपीसी, आईपीसी और एक और है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड और एक सिविल कोड और सर है। इंडियन एविडेंस है, आईईए। हाँ, ये सब एक्ट जितने हैं ना, ये आइए वो भी याद कर लीजिएगा, एविडेंस एक्ट कब आया था, ये सब कुछ कुछ बेसिक चीजें। एक नहीं सिविल का और है, क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए है सीआरपीसी एंड आईपीसी, एक सिविल उसका अलग है कोड वो। और ये सब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं, और मतलब जो भी है, हम अंग्रेजों को अच्छा बोले बुरा बोले, पर उन्होंने जो चीजें बनाई हैं वो इतनी ज्यादा स्थायी हैं कि आज भी, आज अंग्रेजों को गए हुए भी कितने साल हो गए, 70 साल से, मतलब 70 के 73 74 साल होने वाले हैं। इन 74 साल की आजादी के बावजूद भी हम उनके बनाए हुए कानूनों को हटा नहीं सके। मतलब अब कितने 150-200 साल होने वाले होंगे आईपीसी सीआरपीसी को। सीआरपीसी शायद 1857 या 58 में बनाया गया था। ये इतने पुराने कानून हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये डीएनए का जो डाटा है, डीएनए टेस्टिंग जो है, वो केवल कुछ ही मामलों में हो सकती है, जैसे कि सिविल मैटर, पेटर्निटी सूट। कभी कभी लोग एक दूसरे पर पेटर्निटी के लिए केस कर देते हैं कि भाई ये मेरे पिताजी हैं। ठीक है, पेटर्निटी सूट इस तरीके के हैं या नहीं है, दोनों तरीके के केस हो सकते हैं। ऐसे केसेस में डीएनए टेस्टिंग की जा सकती है। और इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी के लिए डीएनए टेस्टिंग का यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आया है, तो मैं थोड़ा सा डीएनए टेस्टिंग आपको बता देता हूँ। डीएनए टेस्टिंग आप लोगों ने सुना होगा, डीएनए टेस्टिंग। ठीक है, क्या होती है डीएनए टेस्टिंग? ये आप लोग मुझे बता सकते हैं, डीएनए टेस्टिंग क्या होती है, बताइए। डीएनए टेस्ट करा लो, ये जब बोला जाता है इसका क्या मतलब है, क्या इसका उद्देश्य है, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए टेस्ट को समझ लेते हैं। हाँ जी सर, इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, पहले तो बाद पे जाएंगे, उसका यूज क्या है वो यूज बाद में करेंगे। पहले ये करते हैं कि होता क्या है। किसी भी चीज को करने के लिए हमेशा व्हाट इज दिस, सबसे पहला सवाल। तो टेल मी व्हाट इज दिस। हाँ बताइए, कौन बताएगा मुझे इस सवाल के जवाब? साधारण सा सवाल सर है। डीएनए में सर व्हाट इज दिस, ठीक है, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारे को ये अपने दिमाग की बत्ती ये जलानी है कि भाई जब भी कुछ पढ़ना है तो हमें क्या करना है। तो हमेशा मेरी बात को याद रखिएगा कि हमें ये सवालों के जवाब देने चाहिए।
कोई भी नई चीज आपके दिमाग पास आए तो व्हाट इज दिस, सबसे पहला सवाल है क्या यार ये, इसको समझ तो लो। हम क्या है जंप करते हैं। अभी हमारे फ्रेंड ने जंप किया कि इसको यूज कहाँ किया जाता, अभी वो सवाल आया ही नहीं है ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कभी भी कोई नई चीज पढ़ो तो यूज तो कोई भी बता देगा, यूज कोई बड़ी बात नहीं है। जो एक नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल भी है बेचारा वो यूज करता रहता है, बहुत लोग बता सकते हैं डीएनए टेस्ट कहाँ यूज होता है, बट होता क्या है ये बताइए। चलिए, व्हाट इज दिस? सर डीएनए में हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो हर इंडिविजुअल का पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वही अकेला होता है। जस्ट लाइक हमारे फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो एक इंसान का एक ही हो सकता है, वो किसी और का नहीं हो सकता। तो हम इसमें जीनोम सीक्वेंस मैच करते हैं पेरेंट्स से डीएनए टेस्ट में। वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल ठीक तरीके से इस सवाल का जवाब दे दिया। बेसिकली चीज क्या है, डीएनए टेस्ट क्यों किया जाता है कि डीएनए की एक खास प्रॉपर्टी है, एक विशेष प्रॉपर्टी है कि दो लोगों का, किसी भी दो लोगों का, ये डीएनए इतना यूनिक होता है कि हमारे दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं पर किसी का डीएनए कॉमन नहीं होगा, एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन, वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो किसी का डीएनए कॉम्बिन, इवन फिंगरप्रिंट हो सकता है मैच कर जाए, पर डीएनए मैच वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहली फायदा इसका ये है कि नो कॉपी, इसकी कोई और कॉपी नहीं हो सकती डीएनए की, ठीक है, हर एक आदमी का, नंबर एक। दूसरा, इट कैनॉट बी चेंज्ड, चाहूं भी तो भी अपना डीएनए चेंज नहीं कर सकता। कर सकता हूं अगर मैं सोचूं कि हम अपना डीएनए चेंज कर लें, पॉसिबल है? नो सर। अभी तो नो पॉसिबल सर, ये भी शायद नो पॉसिबल नहीं पॉसिबल। होगा, कैनॉट बी चेंज, ठीक है। इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, इसे हम छेड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते, ठीक है। इन एवरी सेल, हमारे शरीर के हर सेल के अंदर ये मौजूद है। तो इसका क्या है, बड़ा अच्छा फायदा है क्योंकि इसकी कॉपी नहीं हो सकती। एक सिचुएशन में इसकी कॉपी हो सकती है, वो है आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं, ये भी चाहे तो आप लिख लीजिए, एक सूरत में ये कॉमन हो सकता है, वो होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन। ट्विंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं, इसको आम भाषा में हम आइडेंटिकल ट्विंस कह सकते हैं। एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये ऐसे ट्विंस होते हैं, ऐसे जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक ही जाइगोट से पैदा होते हैं। जब जाइगोट दो में डिवाइड होता है तो वो दोनों एक ही जाइगोट से, तो जाइगोट जब क्योंकि उनका एक होता है इसलिए उनका डीएनए एक होता है। यही एक सिचुएशन है जहां पर ये डीएनए सेम हो सकता है, अन्यथा ये सेम नहीं हो सकता। और मोनोजाइगोटिक ट्विन थोड़े से रेयर होते हैं और लोगों को पता रहते हैं कि भाई ये मेरा ट्विन है, तो उसको इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो जो हमारा डीएनए है, डीएनए टेस्ट के कई सारे लीगल इस्तेमाल हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो इसकी कोई कॉपी नहीं बना कर सकता, ठीक है, इसकी कोई दो डुप्लीकेट नहीं हो सकते, ये हम बदल नहीं सकते। अगर मैं अपने शरीर, जैसे मैं उंगलियां हैं, उंगलियों में कुछ प्रोसीजर कर लूं, अपने फिंगरप्रिंट गायब कर दूं, कुछ हो सकता है। आजकल पता नहीं तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी में फिंगरप्रिंट्स गायब कर सकता हूँ, पर डीएनए नहीं कर सकता। और डीएनए मेरे हर सेल में है। अगर मान लीजिए किसी डेड बॉडी को हमें कुछ क्रिमिनल उसे खत्म करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, तो नष्ट करेगा, तब भी किसी ना किसी हर एक सेल में उसको वो मौजूद है, तो वो कहीं ना कहीं से हम उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो उसे काट देगा तो भी उसे कर सकते हैं, वो उसे जला भी देगा तब भी शायद किसी ना किसी बोन टिश्यू से, अगर उसने कोई बहुत एग्रेसिवली, मतलब बहुत ही ज्यादा तरीके से फर्नेस में ना जलाए, तो बोन्स से हम उसके डीएनए को निकाल सकते हैं। तो अगर जलाने के बावजूद अगर हमें पहचान करनी है तो कर सकते हैं। तो डीए इसके बड़े काफी सारे इस्तेमाल हैं। कई बार जैसे क्रिमिनल है, उसका ब्लड कहीं गिर गया, वो आपको मिल गया, उससे आप पता कर सकते हो कि भी ये ब्लड है, उसको आप कोर्ट में ले जा सकते हो और आप ये कह सकते हो कि ये ब्लड। अब वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो वहां था ही नहीं, क्योंकि उसका ब्लड वहां मिला है और उसका डीएनए वहां मिला है। अगर उसका डीएनए वहां मिल गया है तो कोई सूरत नहीं है, वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ब्लड अगर मिला है तो वो ये जरूर कह सकता है ये ब्लड मेरा नहीं था, पर अगर डीएनए मिला है तो ये नहीं कह सकता कि ये डीएनए मेरा नहीं। डीएनए तो आपका एक ही है। ब्लड हो सकता है कि कोई सबका लाल होता, पता ही नहीं चलेगा किसका ब्लड था, पर डीएनए नहीं हो सकता।
ऐसे ही रेप केसेस के इन्वेस्टिगेशन में सीमन में के थ्रू, मतलब किसी भी बॉडी फ्लूइड में, बॉडी के किसी भी पार्ट में, हर पार्ट में ये डीएनए मौजूद है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये डीएनए जो हमारा टेस्ट होता है, ये बेसिकली हमारे को अब इससे अगले सवाल पे आ जाते हैं, वेयर इट इज यूज्ड एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डीएनए टेस्ट अगर हम बहुत कैजुअली करने लगे, ठीक है भाई, शादी ब्याहों में बहुत तरीके के, सोसाइटी में बड़ी सारी अजीब अजीब तरीके की प्रॉब्लम है, थोड़ी थोड़ी बात पर लोग डीएनए टेस्ट का अगर हम फ्रीली अवेलेबल करा देंगे तो इसके बड़े सारे एथिकल इश्यूज भी पैदा हो जाएंगे, ठीक है। लोग हर बात के लिए डीएनए टेस्ट कराने निकल पड़ेंगे, तो उसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो इसको ये मैंडेटरी कि भाई इसको कुछ ही जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये करने की जरूरत है। तो इसके लिए ये कानून बनाया जा रहा है जिसमें कि ये पेटर्निटी सूट, मतलब अगर कोर्ट में कोई चला गया है मामला, ऐसे नहीं कि किसी का मन कर रहा है कि भाई मेरा डीएनए टेस्ट उसका करा दो। बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं, मतलब ऐसा होता है कि शादी ब्याहों में भी लोग एक दूसरे पर, ठीक है, अलग अलग तरीके के शक वो रहते हैं ऐसे में। तो उस तरीके की सिचुएशन में नहीं किया जा सकता, केवल यदि मामला कोर्ट में लंबित हो और कोर्ट आदेश दिया दे कि हाँ डीएनए टेस्ट किया जाए, तभी कराया जाएगा। एक केस। दूसरा, आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने में, आइडेंटिटी हमें अलग अलग कारणों से करनी पड़ सकती है। जैसे डिजास्टर के केस में आग लग गई, हमें पहचान करनी की डेड बॉडी है किसकी, तो उस केस में कर सकते हैं। कोई अननोन बॉडी मिल गई, उस केस में कर सकते हैं। किसी भी तरीके के ऐसे डिजास्टर के बड़े सारे चीजें हैं जिसमें हमें ह्यूमन आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी होती है कि ये आदमी है कौन, ठीक है। ऐसे केस में कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेस में कर सकते हैं, जिनकी मैंने कुछ उदाहरण भी दिए आपको, तो उन केसेस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपके लिए काम ये है, हु इन्वेंटेड डीएनए टेस्ट, किसने इसको आविष्कार किया और कब ये आविष्कार किया गया, ये आप जरा मुझे ढूंढ के बताइए। वॉटसन एंड क्रिक ने सर 1953। नहीं, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का केमिकल मॉडल दिया था, ना कि मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। डीएनए टेस्ट और डीएनए की खोज, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो सर एलेक्स जेफ्रे ने किया था। क्या किया था, किसने किया था? हाँ बोलो। एलेक्स जेफ्रे। एलेक्स स्पेल कर दो थोड़ा सा, उसका नाम मुझे, मतलब ये पता है मुझे। EC AL अलेक्जेंडर। सर एलेक जेफ्रे, ALEC जेफरे जेफरे एलेक जेफ्रे, ठीक है। ये स्पेलिंग यस सर गलत हो गई शायद कहीं, ठीक है। तो एलेक्स जेफ्रे ने डीएनए टेस्ट और डीएनए अलग अलग चीजें, काइंडली इनको मर्ज मत करो। डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी, पर डीएनए टेस्ट की खोज एलेक्स जेफ्रे ने की थी। ये इसमें एक टेक्नोलॉजी होती है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो इसमें पढ़ सकते हो कि ये डीएनए टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। 12वीं की किताब में दिया हुआ है, आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। कंपैरिजन होता है, क्योंकि जो है हर एक व्यक्ति के अंदर में 2 बिलियन बेसिस हैं, 3 बिलियन बेस हैं। 3 बिलियन बेसिस को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब लैब में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाने में कई साल लगे, 10-12 साल लगे उसको करने में, तो ये आसान नहीं है। उसका उसने एक तरीका बनाया है जिससे वो कुछ चीजों को कंपेयर कर देता है और बता देता है, क्योंकि 99% जो जीनोम होता है वो सेम होता है, तो इसलिए उसने उन 99 को करा ही नहीं, उसने उसको हटा दिया। उसने केवल उनको किया जो उसने देखा अलग अलग होते हैं। ये एलेक्स जेफ्री का कंट्रीब्यूशन है इसमें, ठीक है, डीएनए टेस्ट में। सर और ये डीएनए आइडेंटिफिकेशन में भी डिस्प्यूटेड है। वॉटसन एंड क्रिक से पहले रोजलिंड फ्रैंकलिन थी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था डीएनए को। डीएनए को नहीं, अब जो डीएनए को देखो, डीएनए में एक बेसिक कंट्रोवर्सी थी जो आप बता रहे हो। अगर उसकी गहराई में हम जाएं तो डीएनए में एक बेसिक कंट्रोवर्सी थी। वो कंट्रोवर्सी जो है ये थी कि हेरिडिटी मटेरियल होता क्या है, हम अपने आनुवांशिक गुण किससे लेते हैं। तो इसको लेकर जो इतने बायोलॉजिस्ट थे उनमें मतभेद था।
कुछ मानते थे आरएनए, डीएनए और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनके जरिए से वो हमारा हेरिडिटी मटेरियल है, जो बायोलॉजिस्ट लोग थे उस समय के। तो ये जो डिस्प्यूट अल्टीमेटली कंक्लूड किया गया था, और जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था वो थे वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने बताया था कि ये एक ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उन्होंने इसको कंक्लूड किया था, तो इसीलिए उनको ही क्रेडिट दिया जाता है कि डीएनए की खोज किसने की थी। कई साइंटिस्टों ने इस पर अपने अपने वर्जन दिए थे, पर वो जो कंक्लूड नहीं कर पाए थे कि कैसे वो करता है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, हम डीएनए पर वापस आ जाते हैं। तो हमारे जो डीएनए को कलेक्ट करने की अथॉरिटी किसके पास होगी, ये कानून हमें बता देता है। ये भी बताता है कि यहाँ पर रिटर्न कंसेंट की आवश्यकता होगी। बिना अनुमति के हम किसी का डीएनए नहीं कलेक्ट करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तभी कुछ ही परिस्थितियों में उसे कलेक्ट किया जाएगा। डीएनए डाटा बैंक होगा, ठीक है, एक नेशनल डीएनए डाटा बैंक बनाया जाएगा। डीएनए प्रोफाइल्स मेंटेन की जाएंगी, ठीक है। डीएनए प्रोफाइल्स जो बनाई जाएंगी उनको हटा दिया जाएगा। मतलब ये बेसिकली इशू जिसमें डील कर रहा है वो ये कर रहा है कि डीएनए टेस्टिंग के कारण जो उसके मिसयूज हो सकते हैं, जो एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, उनको कैसे खत्म किया जाए। तो जिनके डीएनए प्रोफाइल बनाए जाएंगे उनको बाद में मिटा दिया जाएगा, ठीक है। कब मिटाया जाएगा, जब कोर्ट का आदेश हो या वो अंडर ट्रायल हो, कुछ परिस्थितियों में उसको हटा दिया जाएगा। और जो एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा वो जो डीएनए के डाटा बैंक पर नजर रखेगा। तो ये हमारा डीएनए टेस्टिंग से संबंधित है, ये डीएनए टेक्नोलॉजी बिल, ठीक है। इसी से आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया? जीन थेरेपी, ठीक है, जीन थेरेपी की बात करते हैं, गाइडलाइंस की बात करेंगे बाद में, ठीक है। जीन थेरेपी क्या होता है, जीन क्या होता है? अभी हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो जीन पर आ जाते हैं कि जीन क्या होता है। हाँ जी, जब हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, मुझे बेसिक गाइडलाइन बताओ। What is the gene? वेरी गुड, व्हाट इज जीन। सबसे पहला सवाल मेरे को ये, जब भी कोई, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ना कैसे, पढ़ तो आप लोगे पर पढ़ना कैसे, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। पहला सवाल हमें यहाँ आंसर करना चाहिए व्हाट इज जीन, फिर करना चाहिए व्हाट इज जीन थेरेपी, बिकॉज जीन एंड जीन थेरेपी आर नॉट सेम, लाइक डीएनए एंड डीएनए टेस्ट आर नॉट सेम, सिमिलरली जीन एंड जीन थेरेपी आर नॉट सेम, ठीक है। तो पहला सवाल मेरे को ये, अगर मुझे नहीं पता कि जीन क्या होता है तो पहले मुझे जानना चाहिए कि जीन होता क्या है। जब मैं जीन को जान लूंगा तो फिर मुझे ये जानना चाहिए कि जीन थेरेपी कैसे आई। फिर अगला सवाल, जीन थेरेपी को यूज कहाँ करोगे भाई? आपने कोई चीज बनाई है तो इस्तेमाल के लिए बनाई है, तो उसको इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? What are the uses भी कर सकते हो, will be used, ठीक है, इसको यूज कहाँ किया जाएगा। फिर वही आ जाएगा who invented, और अगर when में इंटरेस्टेड हो तो when भी कर लेना। तो ये हमारा किसी भी सब विषय को, और अगर एक और साइड से इसको देख सकते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस, ठीक है, इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं जीन थेरेपी के, मतलब अदर इम्प्लीकेशन। एक तो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन होते हैं, पर कोई भी चीज जो बनाई जाती है अगर उसका सकारात्मक प्रभाव है, उसका नकारात्मक कुछ ना कुछ असर भी जरूर होता है, खासतौर में डीएनए, जीन, इन सब के केस में तो ज्यादा होता है। तो ये सब सवाल हमें यहाँ पे आंसर करने हैं जीन थेरेपी में। व्हाट इज जीन, ठीक है, व्हाट इज जीन थेरेपी, हाउ जीन थेरेपी विल बी यूज्ड, व्हाट आर इट्स यूजेस, ठीक है, हु इन्वेंटेड जीन थेरेपी एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी। तो हम जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें ये एक स्कीम ऑफ थिंग्स लेके चलनी है, ठीक है, ये हमें एक स्ट्रेटेजी लेके चलनी है।
तो सबसे पहले जीन थेरेपी, पहले जीन को बता देता हूँ। जीन हमारे शरीर में जो ये इतने सारा बड़ा डीएनए है, डीएनए का क्लस्टर होता है, ठीक है। करीब शायद 25,00,000 हमारे शरीर में जीन है, और ये जीन हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के प्रोटीन सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। जीन जो हमारा डीएनए होता है ये आरएनए बनाता है, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोटीन कौन सा बनेगा ये डिसाइड करते हैं ये जीन्स, ठीक है। ये जीन्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स बनाते हैं, वो उसको बनाने का काम हमारा ये करता है जीन, ठीक है। अब ये जो जीन होता है हमारे शरीर में, इसके लिए हमने एक जीन थेरेपी विकसित की है कि हम जो है जीन को किसी के शरीर में इंट्रोड्यूस कर दें। मान लीजिए हर चीज हमारे शरीर में जो भी है, इवन कोई बीमारी भी है, चाहे हमारा अच्छा गुण है चाहे बुरा गुण है, ठीक है। हमारे हाथ पैर सब कुछ निर्धारित हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर जीन्स के द्वारा है। तो इसी तरीके से यदि हमारे को कोई बीमारी है, वो भी हमारे जीन्स के द्वारा ही निर्धारित है। यदि मेरे को हमारे जीन्स में कोई चीज की कमी है तो हमें वो बीमारी उससे हो सकती है। तो यदि मैं उस जीन को रिप्लेस करके एक अच्छा जीन डाल दूं तो हो सकता है मैं वो बीमारी को ही ठीक कर दूं। ये भी हो सकता है कि जो गुण आज तक ना लाया गया हो वो गुण इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं, फिर जीन थेरेपी पे वापस आएंगे, ठीक है। जीएम क्रॉप्स, ये शब्द अगर आपने सुना हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप सुना आपने? यस सर, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, वेरी इसी Yes, के sir. तरह। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये क्या होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। जेनेटिकली बताइए, शाबाश। सर ये क्रॉप्स में जीन की मॉडिफिकेशन कर देते हैं ताकि उसमें अगर फॉर एग्जांपल जो बीटी कॉटन थी उसमें इंसेक्ट्स लग जाते थे, तो उस चीज को बचाने के लिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई थी। अगर उसमें इंसेक्ट्स नहीं लगते थे, मतलब ज्यादा अच्छी क्रॉप होती थी। सेम विद द ब्रिंजल क्रॉप, वेरी गुड, बैसिलस thuringiensis। वेरी गुड। बायो फॉर्टिफिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। बहुत सारी जगह अभी इसका यूज किया जा रहा है। इंसानों में जो यूज किया जा रहा है वहां पर हम इसे जीन थेरेपी की ओर ले जा रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बेसिकली हमने जब पहले ये समझा कि जीन हमारे शरीर के अंदर में एक विशेष गुण लाता है, तो जैसे इन्होंने कॉटन का उदाहरण दिया। कॉटन का जो पौधा होता है, कपास का पौधा होता है, उस पर कुछ कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। वो कीड़े लग जाते हैं, तो वो कीड़े उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उससे वो कपास की फसल खत्म हो जाती है। अब जो एक कपास की फसल है, वैज्ञानिकों ने क्या किया, कंपनी ने भी किया कि इन लोगों ने उसके भीतर एक विशेष जीन इंसर्ट कर दिया, जिससे उसके अंदर उस बीमारी से, जो कपास की जो बीमारी है, उससे लड़ने की क्षमता पैदा हो गई। तो जो ऑर्डिनरी कॉटन है, ठीक है, ऑर्डिनरी कॉटन का बीज जो कपास का सामान्य बीज होगा, उससे जो पौधा बनेगा वो उस डिसीज से नहीं लड़ सकता। परंतु वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियली लैब में एक बीज बनाया जिसमें एक नया जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, जो उसको उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। जो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, इसके ऊपर काफी विवाद अभी भी है, काफी एथिकल इश्यूज इससे रिलेटेड है। और क्योंकि वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ऐसे भी वैज्ञानिक है जो ये मानते हैं कि जब हम जीन्स के साथ मैनिपुलेशन करेंगे, जब हम उनमें बदलाव लाएंगे, तो हमें ये नहीं पता कि उसका क्या क्या असर होगा। ठीक है, हमने एक असर तो देख लिया, हमें ये इतना तो पता है कि इस जीन को इंट्रोड्यूस करने से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, परंतु हमें ये नहीं पता
कि उसके अलावा उसमें क्या क्या असर हो सकता है, क्योंकि एक डायरेक्ट चीज तो हम जानते हैं पर और जो उसके इफेक्ट्स हैं वो हमें पता ही नहीं है, क्या क्या इफेक्ट्स, अदर इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्टों में इसको लेकर मतभेद है कि जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किए जाने चाहिए नहीं किए जाने चाहिए। काफी विरोध भी हुआ इस बीटी कॉटन का, बीटी ब्रिंजल का। तो शुरुआत में इसलिए इसको कॉटन में ही रखा गया, क्योंकि कॉटन क्योंकि अगर खाने पीने वाली फसलों में इस मॉडिफिकेशन को किया जाए तो ये भी भय था कि हो सकता है इससे कई तरीके की बीमारियां हो जाएं, कैंसर हो जाएं, कुछ ऐसे केमिकल हो उन बीमारियों उन फसलों में जो इंसान के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। पर धीरे धीरे अभी ये हम जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की ओर आगे जा रहे हैं, कई क्रॉप्स में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं और इनका ये काफी ज्यादा प्रतिरोध भी रहा। ये बीटी कॉटन कौन सी कंपनी बनाती है, उसका नाम बता देंगे कोई? वो कंपनी भी काफी न्यूज में रही, किसी को पता नहीं? सर MMBL मोनसांटो मेको हाँ, बायोटेक लिमिटेड। मोनसांटो कंपनी का नाम है, मोनसांटो कंपनी। हाँ, मोनसांटो, ठीक है, ये कंपनी थी मोनसांटो जिसने किया, और ये काफी विवाद में भी रही थी इसी के लिए, क्योंकि ये कॉमर्शियली पहली बार किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लेकर आई थी मोनसांटो कंपनी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की। ठीक, अब हम बात करते हैं जेनेटिक थेरेपी की, जीन थेरेपी की। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी बायोलॉजिकल एंटिटी में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसमें एक जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके जीनोम में एक नया जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं फॉर थेरेपेटिक बेनिफिट। वहां हम जो कॉटन में कर रहे हैं वो एक कॉमर्शियल बेनिफिट है, यहाँ जो कर रहे हैं वो थेरेपेटिक बेनिफिट है। थेरेपेटिक बेनिफिट का मतलब उसके इलाज के लिए, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, कोई किसी एक बीमारी से ग्रस्त है, सिकल सेल एनीमिया से लेट से, या किसी भी बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रस्त है, अब वो उस बीमारी के कारण बहुत परेशान है, उसके जीवन वो नहीं है, तो यदि क्या हम जीन को किसी के उसमें इंट्रोड्यूस करके उसके जीवन को यदि बेहतर कर सकते हैं तो ठीक है, ये एक ऐसा रिस्क है जो लिया जा सकता है, जिसे लिया जाना चाहिए। तो ये है जीन थेरेपी, जिसमें हम जीन को इंट्रोड्यूस करके किसी नए जीन को या उसे मॉडिफाई करके उसको थेरेपेटिक बेनिफिट के लिए, इलाज के लिए उसका इस्तेमाल करें, जिससे हम रिप्लेस कर दें कोई भी डिसफंक्शनल डिजीज कॉजिंग जीन। कोई भी अगर हमारे अंदर गड़बड़ जीन है तो उस जीन को रिप्लेस किया जाए। रिकॉम्बिनेंट, हाँ जी सर, एक कंफ्यूजन है कि ये जो जीन थेरेपी, जीन का इंसर्शन करते हैं, तो मान लीजिए अगर किसी पर्सन में बीमारी है तो एक जीन को इंसर्ट कर दे रहे हैं, तो उसके बॉडी में तो बहुत सारे जीन होंगे ना? हाँ, नहीं, बट हम टारगेट कर रहे हैं उसके उस स्पेसिफिक जीन को जिसके कारण बीमारी हो रही है। सभी जीन से बीमारी नहीं होगी भाई। आपके हमारे शरीर में हमारा दिमाग बन रहा है, उसके लिए अलग जीन होगा, अलग अलग हिस्से चीज के एक्शन के लिए अलग अलग जीन है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है 2 काम करने के लिए एक जीन है, और ये भी हो सकता है कि एक जीन 4 काम भी कर रहा हो। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। कई बार एक ही कई सारे जीन एक काम करते हैं और कई बार एक जीन कई सारे काम कर देता है। ठीक, तो जो जीन है वो हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उस बीमारी करने वाले जीन को पहले आइडेंटिफाई किया। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में फायदा ही हमें इस बात का हुआ कि हमने जीन को पूरी तरीके से मैप कर दिया A to Z कि 3 बिलियन वो क्या है। तो अब हमारी जो जीन की समझदारी है, डीएनए की समझदारी है, वो कहीं ज्यादा हो गई। हमने ये पता किया कि यदि कुछ लोगों में, जैसे मान लीजिए एक बीमारी है, कोई भी बीमारी है, वो बीमारी वाले लोगों का और जिनके अंदर वो बीमारी नहीं है उनके लोगों के जीन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यार ये जीन जो है इन सब के अंदर ये वाला जीन है जिनके अंदर बीमारी है, और जिनके अंदर नहीं है उनके अंदर ये जीन नहीं है। तो इससे हमें, या इसका उल्टा कि भाई हो सकता है उनके अंदर वो जीन ना होता हो इसलिए उनकी वो बीमारी हो रही हो।
तो हमें ये पता चल गया कि भाई यहाँ इस जीन के कारण ये बीमारी होती है, इस जीन के होने के कारण या इस जीन के ना होने के कारण ये बीमारी हो जाती है। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि ये जीन के ना होने के कारण बीमारी हो रही है, तो मैं उस जीन को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसे ही मैं इंट्रोड्यूस करूंगा वो अपना काम करना शुरू कर देगा। जब वो काम करेगा तो उसको वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट है। समझ में कुछ समझा पाया? मेरा क्वेश्चन ये था ना सर कि जैसे ये एम्ब्रियो जब आदमी का जन्म हो जाता है तो क्या उसके बाद भी ये थेरेपी पॉसिबल है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही होता है? जैसे मान लीजिए मुझे कोई बीमारी है, ठीक है, समझ गया। उस पता चला कि ये जीन को इंसर्ट कर दिया जाएगा तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है, तो वो मुझ में इंसर्ट कैसे करेंगे? कहीं से कोई टिश्यू लेंगे और इंजेक्शन कर देंगे तो क्या करेंगे? अभी हम उसमें आ ही जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी हम जीन थेरेपी को आगे पढ़ेंगे तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, वहां तक पहुंचेंगे कि कब किस स्टेज में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, किस स्टेज में जीवन के किस स्तर पर हम इसको दे सकते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो जो हमारे इसमें हम जो चीजों को यूज कर रहे हैं वो कुछ वायरल वेक्टर, जीन थेरेपी के लिए हम कुछ वायरस का इस्तेमाल करते हैं। इनको हम वेक्टर्स बोलते हैं, वायरल वेक्टर्स। ठीक है, जैसे एडिनो वायरस एंड रेट्रो वायरस, इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ वेक्टर। ठीक, इसके अलावा डीएनए ट्रांसफेक्शन ये सब छोड़ देते हैं। बैक्टीरियल वेक्टर्स, ठीक है, बैक्टीरियल वेक्टर्स भी इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें साल्मोनेला और ई कोलाई है। ठीक, इसमें जो जीन मॉडिफाइड है, ठीक है, या ऑगमेंटेड स्टेम सेल है। ठीक, एक्स वीवो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स, कि हमने शरीर के बाहर, ठीक है, जीन को मॉडिफाई किया, या जो ऑगमेंटेड स्टेम सेल है, जो सेल है हमारे शरीर में स्टेम सेल है, उस स्टेम सेल को हमने ऑगमेंट कर दिया, उसकी कैपेसिटी को उसमें के अंदर एक बदलाव कर दिया। अब वो स्टेम सेल में एक नया गुण हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया ऑगमेंटेड स्टेम सेल। ये यहाँ पर ये कुछ टर्म्स याद कर लीजिएगा। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, ये भी याद करने की चीज है। स्टेम सेल्स याद कर लेते हैं। स्टेम सेल, प्लूरी, कम इन, चाहे टी बोलिए। ठीक है, ये टर्म हम अभी मैं लिख के रिजर्व रख लेता हूँ। ठीक है, ये टर्म मैं अभी अपने लिए लिख कर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इस पर मैं बाद में आऊंगा कि स्टेम सेल होते क्या है, स्टेम सेल कैसे काम करते हैं। बेसिकली हमें स्टेम सेल, ये सारी चीजें हमारे को ना एक साथ ही समझनी पड़ेगी। जीन कैसे काम करता है, डीएनए कैसे काम करता है, स्टेम सेल क्या होता है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। जो आपका क्वेश्चन है वो यहीं से एड्रेस हो पाएगा, स्टेम सेल से। ठीक है, स्टेम सेल का सर एक बार ये जो क्रिस्पर है टेक्नोलॉजी, एक बार इसे एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इसका क्वेश्चन देखा था क्रिस्पर का। हाँ, मुझे नहीं, अभी मुझे फिर पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे नहीं अभी पता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी मुझे देख लेने तो पहले मैं इस पूरे चैप्टर को इसको कर लूं, कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। स्टेम सेल पर पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेम सेल क्या होते हैं। हम जैसे मैंने अभी बोला, ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होते हैं हमारे शरीर में। जो हमने शुरुआत में भी सुबह जब क्लास शुरू की थी तब भी ये डिस्कशन किया था, एक स्टेम सेल नाम की चीज होती है। अब ये स्टेम सेल क्या होता है? हमारे शरीर में जब हम बड़े हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। हमारे सेल्स एक जैसे नहीं रहते, या एक जैसे होते हैं या नहीं होते, बताओ। जब हम ग्रो हो गए तो हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के टिश्यूज एंड सेल्स हैं।
अलग Yes, अलग sir. Yes, sir. Yes, sir. है, ठीक है। लिवर का अलग Yes, sir. टिश्यू हो गया, स्किन के अलग सेल्स हो गए, हार्ट के अलग। हमारे शरीर में इस समय पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, पर क्या हमारे शरीर में हमेशा से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स थे? नहीं सर। No, sir. No, sir. No. हम सभी एक सेल से बने हैं, ठीक है। जो जाइगोट बना, हम सभी उससे बने हैं, है ना। तो जो हमारा जो ओरिजिनल सेल होता है, जो शुरुआत में जाइगोटिक स्टेज पे होता है, 8, मतलब हमारे जो सेल होते हैं वो 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे डेवलप होते हैं। सेल को ही जाइगोटिक सेल बोलते हैं क्या? किसको? गैमेट्स। इसी को जर्म सेल बोलते हैं क्या सर? स्पर्म सेल को ही जर्म सेल भी बोलते हैं, हाँ। गैमेट्स और जाइगोट में फर्क है। गैमेट अलग अलग होते हैं, मतलब दोनों पेरेंट्स से हमें एक एक गैमेट आता है। वो गैमेट जब ज्वाइन हो जाता है तो वो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो स्टेज या जाइगोट स्टेज बोलते हैं, ठीक है। जो गैमेट्स होते हैं ये दोनों पेरेंट्स से हमें अलग अलग मिलते हैं, दोनों से अलग अलग आते हैं, दोनों पेरेंट से। और उसके बाद में हम इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैं फोटो से चीजें साइंस में खासतौर में ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। ये देखिए, ये फर्टिलाइजेशन का बेसिक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर एग, जो फीमेल एग है, ठीक है, ये फीमेल एग, और यहाँ पर मेल स्पर्म, ये दोनों, और इन दोनों में अपना अपना जेनेटिक मटेरियल है। और ये जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाता है, ये डबल नहीं रहता है। नहीं तो क्या होगा, हम हर बार हमारा जेनेटिक मटेरियल डबल होता रहेगा। तो जब गैमेट फॉर्म होते हैं तो इन दोनों में गैमेट्स हैं। गैमेट में हमारा जो डीएनए हो जाता है वो आधा रह जाता है। पहले जहां पर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, यहाँ पर 23 ही रह जाएंगे, हाफ रह जाता है। हैप्लॉइड बोलते हैं इसको, हैप्लॉइड हो जाता है। और यहाँ दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन। तो ये वो स्टेज है जब हम एक सेल होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 1 सेल स्टेज होते हैं। फोटो को देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। ये फर्टिलाइज स्टेज है, ठीक। यहाँ पर हम एक है, हम एक सेल है, अभी केवल एक सेल है, ठीक है, एक एग है। यहाँ से अब ये 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं हम, 2 सेल। फिर यहाँ से हम इन 4 सेलों में डिवाइड हो गए। फिर यहाँ से हम 8 सेल में बने, फिर 16 सेल बने, फिर इसके बाद 32, और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। फिर ये ब्लास्टोसाइट, फिर ये धीरे धीरे बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। अब जो ये अर्ली स्टेज पर जो सेल्स हैं, ये वाले जो स्टेज के सेल्स हैं, ये जो सेल होते हैं ये अनडिवाइडेड सेल होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड। हाँ, मैं जो टर्म याद कर रहा था, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। बाद में जैसे जैसे ये बच्चा आगे बढ़ रहा है, ये सेल्स डिफरेंशिएट होना शुरू कर देते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसको हार्ट का सेल बनना है वो कार्डिक साइड पे डिफरेंशिएट होगा, कोई ब्रेन के लिए, किसी के लिए। धीरे धीरे अब ये जो है डिफरेंशिएशन शुरू हो गया है। पर इस स्टेज पर डिफरेंशिएशन नहीं होता। अगर इस स्टेज पर अनडिफरेंशिएटेड सेल को निकाल लिया जाए, इन 16 में से 32 में से मैं एक सेल चोरी कर लेता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल मेरे लिए बड़े काम का है। उसको मैं प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल बोलता हूं, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड है। वो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं गया। क्या अब मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं इस अनडिफरेंशिएटेड सेल का, जो अभी अलग अलग दिशा में नहीं गया है। अनडिफरेंशिएट मतलब अलग अलग नहीं हुआ है, अलग अलग दिशाओं में नहीं गया है। तो मैं उसका क्या इस्तेमाल कर सकता हूं? मैं इसी के साथ आज की क्लास अभी खत्म कर दूंगा, इस लास्ट सवाल के साथ। कल हम क्लोन बना सकते हैं। हाँ? उस बच्चे का क्लोन बना सकते हैं। क्लोन भी बना सकते हैं, अगर तुम क्लोन बनाना चाहोगे बिल्कुल क्लोन बना सकते हो, ठीक बात है। और कुछ?
और कोई इसका उदाहरण जो हमने अभी डिस्कस भी किया था, इसका स्टेम सेल का, अगर इस सेल को सेव कर लिया जाए, और जो कि आज किया भी जा रहा है, स्टेम सेल को कुछ कुछ कंपनियां हैं वो स्टोर कर रही है कि वो प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेज में उन सेल्स को निकाल के स्टोर कर लेंगे और जो है उनको इस्तेमाल। उसका ये तो एक हो गया कि भाई आप अपनी प्रतिकृति, जैसे सचिन तेंदुलकर है तो सचिन, कोई बच्चा सचिन तेंदुलकर बन गया तो उसके और हम बहुत सारे सचिन तेंदुलकर बना सकते हैं अगर हाइपोथेटिकली देखें। वो तो एक चीज है। इसके अलावा इसका एक दूसरा प्रैक्टिकल यूज, जो ज्यादा प्रैक्टिकल यूज है, वो ये हो सकता है कि हम मान लीजिए वो बच्चा बड़ा हो गया, बाद में 30 साल 40 साल 50 साल में उसको कोई बीमारी हो गई, परंतु हमने उसका स्टेम सेल सेव करके रखा हुआ है, डीप फ्रीज में करके हमने उसको कहीं बचा के रखा हुआ है। उसको मान लीजिए लीवर उसका खराब हो गया, उसका हार्ट खराब हो गया किसी कारण, और उसको हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो हम इस एक सेल्स को डिफरेंशिएट करके उससे लीवर टिश्यू बना सकते हैं, उससे हम हार्ट का टिश्यू बना सकते हैं, उससे हम ब्लड बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये स्टेम सेल का फायदा हो सकता है। इसको हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, मतलब कि ये मल्टीपल डायरेक्शन में जा सकने वाला, प्लूरी मतलब मल्टीपल, पोटेंट, इसके अंदर मल्टीपल पोटेंसी है किसी भी दिशा में जाने की, इसको हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए कल की क्लास में हम यहीं से इस टॉपिक को उठाएंगे, आज यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर। आप सभी गाइजों को जय भीम नमो बुद्धाय मेरी तरफ से। आपको भी सर।